इस सेशन में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करनी है, हम जो अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे होंगे और लोगों को, अपने विजिटर्स को सजेस्ट कर रहे होंगे कि ये बेस्ट है, ये बाय करो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने मेक श्योर करना है कि क्वालिटी स्टफ़ ही सजेस्ट करें या वो चीज़ सजेस्ट करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, क्योंकि जो यूज़र की डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, आप उस पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और उसको बनाने में या बिगाड़ने में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं यूज़र को सजेस्ट करने के लिए, वो इन क्राइटेरियाज पर पूरा उतरती हो। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को ऐसे ही ब्लाइंडली जाके बस रैंडमली चूज़ नहीं कर लेना कि बस ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है तो ये मैं लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट पिक नहीं करनी, उसको अपने प्रॉपर क्राइटेरिया से, जो कि हम अभी शेयर करने जा रहे हैं, वहाँ से गुजारना है और उसके बाद ही इस फाइनल स्टेज तक पहुँचना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट कर सके। सबसे पहली बात कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आपका बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का चंक है वो ज़ाया होता है इससे, कि समटाइम्स आपने वेबसाइट पे आर्टिकल डाल दिया, प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया और उसके बाद आप डेफिनेटली हम डेली उस प्रोडक्ट को जाके चेक नहीं कर सकते कि अवेलेबल है या नहीं है, और वो पता चला कि वो अनअवेलेबल हो गई, वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर है ही नहीं। तो वहाँ से क्या होगा कि लोग आपके वेबसाइट के उस लिंक पर क्लिक करके अमेज़ॉन पर जाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल एक अफिलिएट कमीशन था वो स्ट्रेट अवे ज़ाया हो जाता है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो अनअवेलेबल ना हो, वो वहाँ पे अवेलेबल हो और जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक में मौजूद हो। नॉर्मली वहाँ पे लिखा भी होता है कि 2 पीसेस लेफ्ट या इस तरीके की 10 पीसेस लेफ्ट। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना जिसकी बहुत ही कम जो पीसेस हों वो लेफ्ट रह गए हों। आपने मेक श्योर करना है कि वो बंदा एस्टैब्लिश सेलर है, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं चला जाएगा और उसके पास इतनी मिकदार में प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगी कि आप अगर उस पर ट्रैफिक भेजते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स को शिप करने के काबिल हो। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया जिसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है वो है प्रोडक्ट प्राइस। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में अभी एंटर होने जा रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट की प्राइस को मद्देनज़र नहीं रखना, उसको कंसीडर नहीं करना। ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि नॉर्मली हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हुए बेसिक चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि डिफ़िकल्टी। अगर आप डिफ़िकल्टी को कंप्रोमाइज़ करके बड़ी महंगी प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस महंगी प्रोडक्ट को एक बार भी ना बेच सकें। जबकि उसी के मुकाबले में अगर कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो किसी प्रोडक्ट की कम है और आप उसको रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो चाहे वो अगर सस्ती भी है तो उसके पीसेस इतने बिकेंगे कि आपको एफिलिएट का अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है और डेफिनेटली वो वेबसाइट फ्लिपेबल भी हो सकती है, बाद में बिक भी सकती है। तो अगर आप अभी जंप कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आप प्राइस को कंसीडर मत करें। हाँ, अगर आप इस्टेब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं, आप ऑलरेडी अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं और आप ये कोर्स अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपना नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए देख रहे हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो प्रोडक्ट प्राइस है वो एटलीस्ट $100 या ज़्यादा नहीं तो $75 ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो आपको कमीशन मिलेगा और जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उतनी ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, उतना ही आपका कमीशन ज़्यादा बनेगा। सो अगेन, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने प्रोडक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं करना। हाँ, अगर आप इस्टेब्लिश्ड हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस की जो बेस प्राइस है वो $100 से ज़्यादा हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही मेन एलिमेंट जिसको आपने कंसीडर करना है वो है रेटिंग। आप अमेज़ॉन के पेज पर गए, वहाँ पे आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट की रेटिंग है वो कितनी है, वो कम से कम 4 या उससे अबव होनी चाहिए। अगर 4 नहीं है तो 3.5 से ज़्यादा ज़रूर हो, ताकि आप किसी को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सजेस्ट ना कर बैठें और अल्टीमेटली उसका नुकसान ना कर बैठें। तो रेटिंग जितनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उतनी ही क्वालिटेटिव है, लोगों के दरमियान उतनी ही पसंद की जा रही है। और अगर उसकी रेटिंग बहुत ख़राब है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। तो जो चीज़ आम आवाम में पसंद नहीं की जा रही, आप वो लोगों को सजेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली एक बैकफायर होगा और आपकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा यूज़र का, क्योंकि आपने उसको ऐसी चीज़ सजेस्ट की जो कि लोगों के लिए अच्छी
नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आपने रिव्यूज़ पढ़ने हैं, जिस प्रोडक्ट को लोग बाय कर चुके हैं और यूज़ कर चुके हैं, उन लोगों की उस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है। वो रिव्यूज़ आप सॉर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव की बेस पे, नेगेटिव की बेस पे, और आप देख सकते हैं कि क्या बहुत सारे लोगों ने तो नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं दिए, और नेगेटिव रिव्यूज़ देने वालों ने क्यों नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। क्या वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में थी, ये प्राइस के बारे में थी, वर्सेटैलिटी के बारे में थी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में थी, या किस बेस पर लोगों ने ज़्यादा उस प्रोडक्ट के ओनर को जो है ना नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हों, और इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया जो आपने ज़रूर देखना है वो है कि जो नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं वो कम से कम भी 100 ज़रूर हों। कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने सजेस्ट नहीं करनी कि जो अभी बिल्कुल नई मार्केट में आई है और उसके 2-3 रिव्यूज़ हैं। तो आपने एक ऐसे प्रोडक्ट ओनर की प्रोडक्ट सजेस्ट करनी है जो कि एस्टैब्लिश्ड सेलर है, जो कि मेक श्योर करता है कि हाँ जी, मैं अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं अपनी अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लोगों को आपने वो चीज़ सजेस्ट करनी है जो कि आपने टाइटल के अंदर प्रॉमिस कर रखी है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आपने सजेस्ट किया बेस्ट फिशिंग रॉड फॉर सॉल्ट वाटर, तो अब आपने प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करनी है और वही सजेस्ट करनी है जो कि सॉल्ट वाटर के लिए ही बनाई गई हो। अगर आप ये नहीं करते तो आप बेसिक मिस कमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अच्छा, अब मिस कमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, तो क्यों मैंने ये टर्म यूज़ की? ये टर्म मैंने इसलिए यूज़ की कि गूगल आपको प्रॉपरली इस बात पे पनिश करता है और आपकी रैंकिंग को डाउन करता है अगर आपने जो टाइटल के अंदर चीज़ प्रॉमिस की वो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली गूगल उसको डिटेक्ट करेगा, डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट करेगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप होगी। अच्छा, ये कुछ ऐसे हिडन समझ लें कि रीजंस होती हैं कि आम एक वेब मास्टर को, वेबसाइट के ओनर को समझ ही नहीं आती कि यार मेरी वेबसाइट के साथ हुआ क्या। वो एक्चुअली ये हो रहा होता है कि आपने टाइटल के अंदर कोई चीज़ प्रॉमिस कर ली, कंटेंट के अंदर वो चीज़ नहीं दी, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है, यूज़र कोई अच्छा आपका इमेज लेके नहीं जाता। तो इससे गूगल डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट करता है आपके यूज़र के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और इस बेस पर आपको वो पनिश करेगा, आपकी रैंकिंग को डाउन करेगा, और आप पे डेफिनेटली एक हिट भी पड़ेगी। वो एल्गोरिथमिक पेनल्टी हो सकती है, वो मैनुअल पेनल्टी हो सकती है, और उससे आपकी वेबसाइट काफ़ी सारा सफ़र करेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर ली, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने एक प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है कि क्या ये इस काबिल है कि हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर लोगों को सजेस्ट करेंगे यार ये बेस्ट है, इसको जाके बाय करो। तो लेट्स मूव। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। ये जो क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करना है। याद रखिए, मैंने पहले बताया था जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपके ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग में आपके बेहतरीन उस्ताद साबित हो सकते हैं, बल्कि आप उनकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की हुई है उससे भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट विजिट करें और उन्होंने जो प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट की हुई है, अपने व्यूअर्स को सजेस्ट की हुई हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने क्राइटेरिया से गुजारने के बाद। क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स होती हैं वो मेक श्योर करती हैं कि वो प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनको भी सही कमीशन दें और प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो, क्योंकि उनके जो रीडर्स होते हैं, उनके लॉयल रीडर्स होते हैं, उनके रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं, वो वहाँ से ही आके रिव्यूज़ पढ़ते हैं स्पेशली, तो वो लोग क्वालिटी पे बहुत कम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं उन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। CNN डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और वो भी प्रोडक्ट को रिव्यू करती है, तो वो भी आपको जो प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी वो क्वालिटेटिव होगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको एनालाइज करना है और उससे भी इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करनी है। सेकंड, आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, सबसे पहले आप डिलीवर टू पाकिस्तान को यहाँ पे चेंज करेंगे। आप कोई न्यूयॉर्क या जिस भी कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ताकि पता भी चले कि फ़लाँ प्रोडक्ट उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप फिशिंग रॉड लिखते हैं। अब यहाँ से आप डिफरेंट उसी तरीके से देखें कि ये $65 की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसी तरीके से ये
$100 की है और ये तकरीबन $19 की। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक्सक्लूसिव टू अमेजोन 107 रेटिंग्स। तो पहले नंबर पे मैंने देखी कि रेटिंग इसकी कितनी है, 100 से अबव है, दैट्स फाइन। सेकंड मैंने देखा कि इसके रिव्यू कितने हैं, सो 4.6 आउट ऑफ 5, सो गुड। इसकी रेटिंग जो है बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट इसमें मैं देखता हूँ कि इन स्टॉक, हाँ जी स्टॉक में मौजूद है, अवेलेबल भी रहती है। और देन मैं इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी पढ़ने जाता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज़ होती है, इजी टू पैक एंड ऑल दैट। डिस्क्रिप्शन ये है, इसका वेट अगर मैं इसको कंसिडर करना है तो ये है, इसकी जो डायमेंशन है वो ये है। खैर कस्टमर रिव्यूज़ में देखता हूँ 4.6 आउट ऑफ 5 है, एक्सीलेंट हैं। और साथ ही क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इज़ दिस फॉर अडल्ट्स एंड ऑल दैट। और साथ ही ये देखें वेरी हैप्पी रिव्यूज़, इसके टॉप रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं और बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल ल्यूर्स ऑन फ्रेश वाटर फिशिंग, इसने 3 स्टार दिया हुआ है, मोस्टली लोगों ने 5 स्टार ही दिए हुए हैं। सो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मोस्ट रिसेंट जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। सो मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया था कि 100 से ज़्यादा उसके रिव्यूज़ हों, रेटिंग उसकी 4 से अबव हो, रिव्यूज़ उसके बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव हों ज़्यादातर, तो वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ जो इससे भी बेहतर है, जिसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, जिसके रिव्यूज़ इससे ज़्यादा हैं और वो बजटेड भी है और उसको मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ लोगों को, और इसी तरीके से मैं अपने कंपेटिटर्स को भी देखता हूँ कि उन कंपेटिटर्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर रखा है और लोगों को सजेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपके हर कंपेटिटर ने अमेज़ॉन पर ही लोगों को रीडायरेक्ट किया हो फॉर प्रोडक्ट बाइंग। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि यार हम हमारे एफिलिएट बन जाओ और हमसे अमेज़ॉन से भी ज़्यादा कमीशन लो और हमारी प्रोडक्ट सेल करवाओ। तो अगर आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश्ड है, उस पर विजिटर्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन के साथ ही स्टिक रहें। आप उन डायरेक्ट जो एफिलिएट हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं। वो नॉर्मली जिस तरह अमेज़ॉन है आपको 3, 5, 10% दे देगा, जबकि जो डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको 20, 30, इवन 40% भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि आप वंस आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, अब आप उन डायरेक्ट जो सेलर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनके एफिलिएट बन सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी गाइड थी प्रैक्टिकली कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है फॉर अपीयरिंग ऑन योर वेबसाइट। थैंक यू। अभी तक हमने देखा कि अफिलिएट वेबसाइट के लिए जो अफिलिएट कंटेंट होता है जिसको हम प्रोडक्ट रिव्यू भी कहते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो उसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट किस तरह का होता है और इससे किस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है, और क्या अफिलिएट साइट सिर्फ कमर्शियल साइट पर मुश्तमिल होती है या इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी ज़रूरी होता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है वो हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन और इस जैसे क्वेश्चनर पर मुश्तमिल होता है। सो जो कंटेंट हम एफिलिएट राइटिंग के अंदर कवर कर रहे हैं उन्हीं की डिटेल्स पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी हमें अपनी वेबसाइट पर साथ साथ अपडेट करना होता है। सो अगर हम सिर्फ कमर्शियल कंटेंट अपडेट करेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली ट्रिगर करेगा हमारी वेबसाइट को पेनलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। वेबसाइट की पेनलाइजेशन क्या होती है कि आपकी वेबसाइट को एक अपडेट हिट करती है या मैनुअल पेनल्टी होती है। मतलब ओवरऑल आप ये समझें कि आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन में है उसकी रैंकिंग कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। सो जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट की क्या एग्जाम्पल क्या हो सकती है। सो हाउ फिशिंग रॉड्स वर्क, इसी तरीके से हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, कि इसी तरीके की और जो टॉपिक्स होते हैं ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं सपोर्ट देने के लिए हमारे एफिलिएट के कंटेंट को। सो इसके अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, अगर आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि इसके बारे में डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है अपने एंड यूज़र को वो आपने कंप्लीटली तौर पे कवर करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि फिशिंग रॉड किस तरीके से बनाई जाती है
तो इसमें आपने थॉरोली और कंप्रीहेंसिवली ये बताना है अपने यूज़र को कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है, कौन से फीचर किस तरीके से बनाए जाते हैं, और जितना कुछ भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो सब कुछ डिटेल में आपने वहाँ पे लिखना है। अच्छा, इस कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये हमारा यूज़लेस कंटेंट है या ये ट्रैफिक नहीं लाएगा या ये एक्चुअली हमें हेल्प नहीं करेगा। नो, इस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि लोग इस कीवर्ड्स पर भी सर्च कर रहे होते हैं। सो साथ ही साथ हम इन आर्टिकल्स पर लिंक देते हैं अपने कमर्शियल आर्टिकल्स का, ताकि वो ट्रैफिक ग्रैब होके हमारे एफिलिएट वाले आर्टिकल्स पे आए और अल्टीमेटली वो लोग रिव्यू भी पढ़ें और प्रोडक्ट भी बाय करें। सो इसी तरीके से अगर आप एक्सेसरीज़ के बारे में लिख रहे हैं, रॉड्स की डिफरेंट एक्सेसरीज होंगी, कयाक होगी, या कयाक को यूज़ कैसे करना है, कयाक को चलाना कैसे है, या कयाक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, सेवरल टॉपिक्स हो सकते हैं। सो यहाँ से भी आप अच्छा खासा जो ट्रैफिक का एक चंक है ना वो ग्रैब कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आप एफिलिएट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप डिस्प्ले ऐड जिसके अंदर गूगल एडसेंस के ऐड शामिल होते हैं, उनके ज़रिए भी इस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपने ख्याल रखना है कि जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो आपके वेबसाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उस पर इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उस पर फोकस रखना है। तो इसकी परसेंटेज आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अराउंड 50% आपके कमर्शियल आर्टिकल्स हों और 50% आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हों, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि आप सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स को ही कवर कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट जो गोल है वो सिर्फ एफिलिएट का कमीशन कमाना है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी वेबसाइट पेनलाइजेशन से बची रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकें। सो फाइनली हम बढ़ते हैं कि अपने एफिलिएट ब्लॉग को सेटअप कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, उसकी थीम इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसके अंदर प्लगइन कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है और कौन से प्लगइन्स मस्ट हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ भी इन्वॉल्व होगा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे भी पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एफिलिएट ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस ही क्यों चूज़ करते हैं और वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या। हम अपनी वेबसाइट किसी भी CMS पर बना सकते हैं। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने अपने कंटेंट को एक्चुअली मैनेज करना होता है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक करना होता है और एक ही जगह पर एक समझ लें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से हम ये सारी एडमिन पैनल से सेटिंग्स और इन सारे के आपस में रिलेशन, परमालिंक्स और ये सारी जो सेटिंग्स हैं उनको मैनेज कर सकें। सो दुनिया में बहुत सारे CMSs मौजूद हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लेकिन एक CMS वर्डप्रेस के नाम से सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाने वाला एक CMS है। सो वर्डप्रेस चूँकि ओपन सोर्स है, फ्री है, इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं और इसके लातादाद थीम्स और प्लगइन्स मार्केट में मौजूद हैं और उनमें से मेजॉरिटी बिल्कुल फ्री हैं। तो हम वर्डप्रेस को चूज़ करेंगे अपने एफिलिएट ब्लॉग के सेटअप के लिए और हम वर्डप्रेस की बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने इंस्टॉल किस तरह करना है और उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो देखेंगे, साथ परमालिंक किस तरह सेट करना है, सेटिंग्स को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। देन हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, स्पीड किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। अगर आप वर्डप्रेस डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिजी स्किल्स का ही एक कोर्स वर्डप्रेस के नाम से है, आप अगर डेडिकेटेडली वर्डप्रेस लर्न करना चाहते हैं तो आपको उसमें एनरोल ज़रूर होना चाहिए। मीनवाइल जो एफिलिएट ब्लॉग तक की जो सेटअप है या सेटिंग्स हैं वो हम आपको इस कोर्स में ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो हमने वर्डप्रेस चूज़ किया ओवर अदर CMSs। आप ये काम कस्टम मेड वेबसाइट्स में भी कर सकते हैं। आप खुद CMS अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपना CMS भी बना सकते हैं, या सिर्फ वर्डप्रेस ही आपकी इन तमाम परेशानियों के सलूशन के लिए काफ़ी है। सो सबसे पहले हम उस ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट टाइम हमने डोमेन और होस्टिंग के सेटअप के वक्त हमें मिली थी और जिसके अंदर हमारा यूज़र नेम, डोमेन का नाम और साथ ही पासवर्ड था। तो सबसे पहले मैं वो ईमेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने जो डोमेन है उसके होम पेज पे चला गया। सबसे पहले हमने ये करना है कि उस डोमेन के साथ स्लैश लगाना है और
सी पैनल लिखना है। सो सी पैनल एक कंट्रोल पैनल है। डेफिनेटली दुनिया में डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स हैं होस्टिंग को मैनेज करने के लिए, लेकिन जो सी पैनल है वो वाइडली यूज्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको वर्डप्रेस का बताया कि वो वाइडली यूज्ड CMS है, इसी तरीके से सी पैनल जो है वो वाइडली यूज्ड कंट्रोल पैनल है फॉर मैनेजिंग होस्टिंग्स। सो सी पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल में मिल जाएगा। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो आपको ईमेल में सेंड कर देती हैं। अगर आपको फिर भी ढूंढने में परेशानी हो तो आपने जहाँ से होस्टिंग बाय की है आप उनके हेल्प सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि आपके कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। वो यहाँ पे आप पुट करके ईजिली अपना कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने सी पैनल को एक्सेस किया और उसका जो लेआउट है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले ईमेल का सेक्शन है। ईमेल के अंदर आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। सो जैसे कि मेरा नाम है तनवीर नाडला और मैं एक डोमेन रजिस्टर करता हूँ tnadla.com। सो उस पर अगर मैंने एक ईमेल क्रिएट करनी है info@tnadla.com तो मैं अपने कंट्रोल पैनल के इस सेक्शन में जाऊँगा ईमेल अकाउंट्स के। तो यहाँ से मैं ईमेल बना सकता हूँ info@tnadla.com, support@tnadla.com। सो जो भी आप ईमेल क्रिएट करना चाहें वो यहाँ से ईमेल क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरीके से फॉरवर्डर्स, ये आप एक ईमेल एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने फॉरवर्ड करनी हो, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी डोमेन की तमाम ईमेल्स आपके जीमेल पे फॉरवर्ड हो जाएं तो यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हैं। खैर इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो है फाइल मैनेजर। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजर में हमारी एक्चुअली जो होस्टिंग की फाइल्स होती हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। आप अपने फाइल के मैनेजर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी किसी भी फाइल को एडिट, डिलीट या अमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से phpMyAdmin यहाँ पे आपके डेटाबेस की डिटेल्स मौजूद होती हैं एंड ऑल दैट। खैर वर्डप्रेस के लिए आपने सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आ जाना है। सो हो सकता है कि डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज का जो लेआउट है वो डिफरेंट हो। आपने ओवरऑल इस पेज पर वर्डप्रेस को सर्च कर लेना है। सो वर्डप्रेस का ऑप्शन जहाँ पर भी मौजूद होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये वर्डप्रेस का सेक्शन किसी होस्टिंग पैनल ने बिल्कुल टॉप पे दिया हो और हो सकता है किसी ने दिया ही ना हो, वहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ पहला कदम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि वर्डप्रेस मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, स्कैन, रिमोट इंपोर्ट एंड मैनेज सेट्स। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन डायरेक्टरी इसको आपने ब्लैंक रखना है क्योंकि हम अपनी रूट पे अपनी मेन डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आपने इसको बिल्कुल ब्लैंक रखना है और यहाँ से आपने लेटेस्ट जो वर्जन है वो चूज़ रखना है। सो नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडमिन अकाउंट। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम और एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड की ज़रूरत है जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम पुट किया, साथ ही पासवर्ड पुट किया और एडमिन ईमेल। अगर मेरा पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, तो उसको रीसेट करने के लिए मेरे पास ईमेल होनी चाहिए। तो मेरी जो ईमेल होगी वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। सो इसके बाद कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और एंड पे आके आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख लें कि चेकिंग द सबमिटेड डेटा ये 100% कंप्लीट होगा जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। और कंग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो फाइनली हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल यहाँ पे अपीयर नहीं होता तो याद रखें वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल होता है वो आपकी डोमेन का URL/wp-admin होता है और वहाँ से आप अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो पहले मुझे वेलकम टू वर्डप्रेस का एक मैसेज नज़र आया और यहीं से ही मेरा जर्नी जो है वर्डप्रेस का स्टार्ट होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे आपकी साइट का हेल्थ स्टेटस आप क्विक ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइटल दें, अपने कंटेंट को लिखें एंड सेव ड्राफ्ट करें तो आपका जो आर्टिकल होगा वो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी टोटल
कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, कितने पेजेस बन चुके हैं, कमेंट्स कितने हो चुके हैं। सो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो एक पोस्ट, एक पेज और एक कमेंट समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पर मौजूद होता है। तो इसका जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो भी इंस्टॉल्ड होगा। तो यहाँ से आपको ओवरव्यू एक मिल सकता है आपकी वेबसाइट के मुतालिक। सो नेक्स्ट हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपडेट्स की तरफ। अपडेट्स आपकी, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपका वर्डप्रेस की कोई अपडेट आने वाली है या आ चुकी है तो वो यहाँ पे मौजूद होगी और आपको ऑप्शन देंगे कि अपनी वेबसाइट को आप अपडेट कर लें। इसी तरीके से किसी प्लगइन की अपडेट आई है या किसी थीम की अपडेट आई है तो वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। मेक श्योर करें कि आपके तमाम प्लगइन्स और थीम्स अप टू डेट होने चाहिए ऑल द टाइम, ताकि आप किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट से और किसी भी इशू से बच सकें। सो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, जितने भी प्लगइन्स की अपडेट आई होगी उनको सेलेक्ट करके आप अपडेट प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्लगइन है तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ गया तो वो हैक हो गया, तो उससे जो भी वेबसाइट्स उस प्लगइन को यूज़ कर रही होती हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं, वो हैक हो सकती हैं। तो जब भी किसी कंपनी जो प्लगइन बनाती है उसको पता चलता है कि हमारी प्लगइन में वल्नरेबिलिटी आ चुकी है तो वो फ़ौरन उसको अपडेट करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। तो मेक श्योर क्या करें कि जल्द अज जल्द अपनी जो प्लगइन्स हों, थीम्स हों, जो भी अपडेट आए तो उसको अपडेट ही रखा करें, पिछले वर्जन पर ना रहने दिया करें। खैर, आगे चलते हैं। पोस्ट, ये आपका मेन समझ लें कि ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्शन है, जहाँ पे आप ऑल पोस्ट को देख सकते हैं कि मैं किन किन आर्टिकल्स को पोस्ट कर चुका हूँ, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनके टैग्स क्या हैं, उनका परमालिंक क्या है और किस डेट को मैंने पब्लिश किया था, मैंने टैग कौन कौन से दिए थे और उसका ऑथर कौन है, किसने उसको पब्लिश किया था एंड ऑल दैट। मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं, मतलब आप 10 बंदों को भी एक्सेस दे सकते हैं अपनी वेबसाइट की और वो जो 10 बंदे हैं वो डिफरेंट अपने ही यूज़र नेम से इस वेबसाइट पर आर्टिकल अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है आपने इसको ट्रैश कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। और साथ अगर आपने नया आर्टिकल लिखना है तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना आर्टिकल ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब उसको उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक एडिटर है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में किसी में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम कैटेगरीज देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिखाई थी कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में कि हर आर्टिकल बिलोंग करता है किसी न किसी कैटेगरी से, तो उसकी कोई पेरेंट कैटेगरी होती है। जिस तरह आप अगर कैंपिंग पर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो कैंपिंग की जो सब निशेज़ होंगी उनको फर्दर आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं या उनके आर्टिकल्स भी बना सकते हैं अगर उससे फर्दर कोई सब कैटेगरी मौजूद नहीं है। सो यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। अनकैटेगराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी मौजूद है, आप इसको रीनेम कर लें, एडिट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह टैग्स, टैग्स भी आप यूँ समझ लें कि आपकी बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स हैं। जिस तरह आप नॉर्मली आप ट्विटर पे देखते होंगे हैश टैग्स होते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को भी मैनेज कर सकते हैं टैग्स के ज़रिए। वो माइक्रो टॉपिक्स हैं जो जिसको अगर आप मल्टीपल पोस्ट के साथ टैग करेंगे तो एक टैग के अंदर वो तमाम पोस्ट आ जाएंगी जिन पोस्ट का टैग वो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा। सो ये एक माइक्रो लेवल पे समझ लें कि मैनेजमेंट होती है। तो इसमें अगर आप इनको यूज़ ना भी करें, अगर आपकी छोटी वेबसाइट है, लेट्स सपोज कोई 40-50-100 आर्टिकल्स हैं, तो फिर आप टैग्स यूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर इससे बड़ी वेबसाइट है और आप बड़े माइक्रो लेवल पे उसको मैनेज करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मीडिया। इसके अंदर आपके जो इमेजेस होते हैं नॉर्मली वो अपलोड होते हैं। आपने वेबसाइट पर कुछ भी इमेजेस यूज़ करने हैं वो यहाँ से आप ऐड न्यू करके उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से पेजेस हैं, आप ऑल पेजेस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख लें सैम्पल पेज। सैम्पल पेज वही बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो वर्डप्रेस ने खुद ही इंस्टॉल करके हमें दे दिया। आप इसको भी ट्रैश कर दें ताकि यहाँ पे रिमूव कर दें। और साथ ही प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो ड्राफ्ट में है, अभी पब्लिश नहीं है। ड्राफ्ट और पब्लिश में क्या डिफरेंस होता है? ड्राफ्ट समझ लें कि उसकी एक ऐसी कॉपी है जो अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई, वो हमारे पास सेव है और पब्लिश्ड होने के बाद वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती है। उसको दुनिया में कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट करके एक्सेस कर सकता है। सो अगर आपने नया पेज बनाना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में आ जाएं। जितने भी कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे
वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है अपीयरेंस, थीम्स और एडिटर। आपने अगर कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो आप अपीयरेंस और अपीयरेंस में आगे थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप नया थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे प्लगइन्स का सेक्शन है। प्लगइन्स समझ लीजिए कि एक्सटेंशंस होती हैं, एक एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि जो कि आपके बिल्ट इन वेबसाइट में मौजूद नहीं होती। तो दुनिया में वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। मतलब आप कुछ सोच सकते हैं कि यार मेरी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी होती, ये ऑप्शन होता, तो हर वो प्लगइन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा जो भी आप सोच सकते हैं। सो इसी तरीके से यूज़र्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल यूज़र्स हों, बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पे राइट कर सकें, तो आप यूज़र्स के सेक्शन में नया यूज़र बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र्स देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड एडिट कर सकते हैं, अपना ईमेल वगैरह एडिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है टूल्स। टूल से आपको बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हार्डली आप यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं। सो साइट का टाइटल, ये साइट का टाइटल जो है, ये साइट का टाइटल आपका मेन वेबसाइट का टाइटल है। जैसे हमने लास्ट अपने कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में देखा था कि लोग टाइटल के बाद पाइप का साइन देकर आगे अपनी वेबसाइट का टाइटल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे होगा। इसी तरीके से टैगलाइन, आपकी वेबसाइट की टैगलाइन है इट्स ऑल अबाउट फिशिंग, टैगलाइन होगी। वेबसाइट एड्रेस और साइट एड्रेस ये दोनों आपके कोशिश करेंगे सेम रहने चाहिए और ये HTTPS ये इनेबल्ड हो। HTTPS इनेबल्ड नहीं होगा, अगर सिर्फ HTTP होगा तो आपको एक तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, दूसरा सिक्योरिटी भी रिस्क है। सो बेसिक सी ये सेटिंग्स हैं। इसके साथ साथ राइटिंग में छोड़ दें, रीडिंग में हम जाते हैं। राइटिंग में हमें उससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। रीडिंग के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड एक्सल्ट कर दें, फुल पोस्ट की बजाय आप इसके सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर मौजूद है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो गूगल मेरी ये वेबसाइट अपने पास इंडेक्स मतलब सेव नहीं करेगा। तो ये मैं समझ लें कि गूगल के जो बॉट्स हैं उनको एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन तो नहीं बल्कि हिंट दे रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट को आप लोग इंडेक्स मत करना, मैंने आपको मना कर रखा है। सो इट्स अप टू देम कि वो इस ऑनर को, इस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हैं या नहीं करते। सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स ऑफ द साइट, कोशिश करें कि ये आप इसको टिक ना करें। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली आप लोग अभी एक्साइटेड हो कि जब आप देखते हैं कि यार इसके अंदर इतना पोटेंशियल है तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, एक्साइटेड हो कि आप सबसे पहले नीच चूज़ करके और बस डोमेन रजिस्टर करते हैं और अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास उस वक्त तक कंटेंट रेडी नहीं होता। मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी वेबसाइट रेडी करने जा रहे हैं तो आपके पास पोस्ट करने के लिए इनिशियल कंटेंट 2-4 आर्टिकल्स एटलीस्ट रेडी पड़े हों, तभी आप वेबसाइट को तैयार करें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने विजिट किया, आगे देखा कि यार उस पर कुछ है ही नहीं, फिर विजिट किया, फिर उसे कुछ नहीं मिला, फिर विजिट किया, फिर कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से गूगल का जो क्रॉलर है वो अपने जो आपको एलोकेटेड बजट है आपको विजिट करने का, वो महदूद करता 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 एक कम पॉइंट पे ले जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में कमेंट्स की सेटिंग्स हम डिस्कस करते हैं, मीडिया की सेटिंग्स। नेक्स्ट है परमालिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डे एंड टाइम। अच्छा, ये आपके वेबसाइट का जो URL स्ट्रक्चर होता है ना, abc.com/fishingrod.html, ये इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ से डिफ़ाइन होता है। तो या तो आप, अगर आपकी वेबसाइट चंद आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है तो आप सिंपली पोस्ट नेम करके और यहाँ पे यही चूज़ कर लें पोस्ट नेम। मतलब आपकी जो वेबसाइट, जो आपकी आर्टिकल का, सॉरी वेबसाइट का नहीं, जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा वही उसका URL भी बन जाएगा। सो अब ये कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मैक्रो निच की वेबसाइट है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़ और कैटेगरीज आप मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप कैटेगरी का साइन ज़रूर दें। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें,
कैटेगरी और स्लैश पोस्ट नेम आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सो ये थी वर्डप्रेस की बेसिक सी सेटिंग्स, और ये एसेंशियल एक्चुअली आपको ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन इन सेटिंग्स में मज़ीद सेटिंग्स भी ऐड होती जाएंगी जब हम थीम ऐड करेंगे, थीम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। इसी तरीके से जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे तो मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएंगी, लेकिन डेफिनेटली मैं तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो, और अब तक भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें। थैंक यू।